नमस्कार। न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूं और अब जहां इतना समय हो गया है कोरोना वायरस संक्रमण के, तो खास तौर से अब कुछ दवाइयां भी ऐसी हैं जो सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिससे बहुत उम्मीद की किरण भी जागृत हुई है और जिससे अब हम खास तौर से ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की इस लड़ाई में हमारे हाथ और ज़्यादा सशक्त है, हमारे हाथ स्ट्रांग है। और अब वो वाली स्थिति नहीं है जैसे जब कोरोना वायरस संक्रमण शुरू में विश्व में आया था, तब बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें कौन सा नहीं। और ऐसे में डॉक्टरों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और लगातार जो जो भी दवाइयां मौजूदा उस वक्त थी उन्हीं को यूज करके उपयोग करके देखा गया कि कैसे उनसे कोरोना वायरस से पीड़ित जो लोग हैं उनमें बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सके और वो जल्दी ठीक हो सके। और ऐसे में अब खास तौर से कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो कोरोना वायरस के लिए तो नहीं बनी थी, बनी किसी और पर्पस के लिए थी और बीमारियों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब वो कोरोना वायरस संक्रमण से जो पीड़ित लोग हैं उनमें भी कारगर साबित हो रही हैं, उनमें भी अच्छा रिजल्ट दे रही हैं और ऐसे में लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं और मृत्यु दर जो है वो भी कम हो रहा है। अभी तक फिलहाल ऐसी कोई दवा तो नहीं है जिसे हम कहें कि ये कोरोना वायरस संक्रमण के लिए अचूक है, रामबाण है या इससे बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, ऐसी दवा अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन जो हमारे पास दवाइयां पहले से थी जिनका हम इस्तेमाल करते थे, उनमें से जरूर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अब काफी सामने आ चुकी हैं और जिनसे हमें बहुत उम्मीद भी हो चुकी है और जो अच्छा रिजल्ट भी दिखा रही हैं। तो खास तौर से आज उन दवाइयों की भी आपसे बात करेंगे कि कौन कौन सी हैं वो दवाइयां, ताकि आपको भी अगर जब उनके नाम पता होते हैं, और जब खास तौर से नाम तो देखिए डॉक्टर के लिए ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्हीं को इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको अगर ये पता है कि हाँ अब इसकी दवाइयां भी आ रही हैं और इस तरह से अब अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग दवाइयां सामने आ रही है, तो ऐसे में सभी का उत्साह बढ़ता है। और जो हम लगातार सोच रहे थे कि कोरोना कब खत्म होगा, क्या कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण हो गया तो बस अब मृत्यु हो जाएगी या बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो अब वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति काफी उस लिहाज से काबू में है कि लोग अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे तो अब हमारे पास भी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे श्रोता भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ लकी बॉय कृष शर्मा जुड़े हैं, तो बहुत स्वागत है आपका। उसके अलावा रोशन श्रीवास्तव, मोहम्मद नियाज, आफ्ताब खान, अंसार पठान, राम कुमार, विपिन कुमार, दीनू दक्ष, संतोष कुमार, बहुत सारे हमारे श्रोता यहाँ जुड़ गए हैं। मिराजुल हक, आफ्ताब खान, राम प्रवेश गुप्ता, दुर्गेश यादव और अनुराग यादव, बीनू दक्ष और अनरुल शेख, और यहाँ पर हैं कृष्ण कुमार शर्मा। तो बहुत सारे हमारे श्रोता यहाँ पर जुड़ रहे हैं, लगातार और जुड़ते जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। तो आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। खास तौर से हम यही बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं अब, क्योंकि देखिए जब से लगातार विश्व के हर कोने में लगातार इसके ऊपर शोध होता रहा, सभी डॉक्टर्स वगैरह ने तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करके भी देखा। भारत से भी बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो सामने आई हैं और अलग अलग तरह के प्रयोग सामने आए हैं, और इन्हीं सब प्रयासों के कारण जो डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने विश्व में इस वक्त किए हैं, आज हम लोग इस मुकाम पे खड़े हैं कि कम से कम 5-6 ऐसी दवाइयां या पद्धतियां हमारे पास हैं जिनसे कि हम जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं उनमें अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं, उनको जल्दी बेहतर कर पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बाबूलाल दास भी हैं, लाल साहब हैं, गुरमीत सिंह, विशाल उपाध्याय, विजय कुमार भी जुड़ गए और शकीर मनसूबदार, शाहबाज सिद्दीकी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े। देखिए अब खास तौर से सबसे पहले जिस दवाई का आप सबसे ज़्यादा शुरू में पहले नाम सुनते थे वो थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, और आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने भी भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दरकार करी थी और यहाँ से भी हमने करोड़ों गोलियाँ उन तक पहुँचाई, और केवल अमेरिका ही नहीं विश्व के कई देशों ने हमसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा ली। तो शुरू में तो ज़्यादातर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का ही नाम रहा और यही एक ऐसी दवा थी जिसकी कुछ लोगों ने खरीद के खा भी ली
ली और कुछ लोगों ने जाके केमिस्ट से खरीदी भी ये दवाइयाँ, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसी दवा थी जो लगातार शुरू से सुर्खियों में रही और डिबेट होता रहा इस पर, और इसके बारे में भी और बातें करेंगे कि कैसे कैसे इसकी कहानी भी चली, किस तरह से WHO और बाकी देशों में और भारत में इसकी स्थिति रही। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बाद खास तौर से कुछ और दवाइयां हैं जिनसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखे गए, जिसको विश्व में अभी यूज़ किया जा रहा है जगह जगह पर, अलग अलग देशों में। और उसमें से सबसे पहली जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी वो है फेविपिरावीर, यानी कि भारत में इस वक्त ये दवा इस नाम से आती है फेबीफ्लू, जो कि ग्लेनमार्क कंपनी बना रही है भारत में। और फेविपिरावीर जो है ये एक तरह की एंटीवायरल ड्रग है, यानी कि जो वायरस पर असर करने वाली दवा है। और ये जापान की एविगन कंपनी है जो कि इसको बनाती है वहाँ पर। और ये पहले वहाँ इन्फ्लुएंजा के लिए ही, यानी कि जो सर्दी खांसी जुकाम होता है उसी के लिए इस्तेमाल होती थी, और वहाँ पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता था। और अब कई सारी स्टडीज़ इसके ऊपर हो चुकी हैं। तो जापान की बात करें, इधर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर ये दवा अप्रूव हो गई है इस्तेमाल होने के लिए। यहाँ तक कि रशिया में एक अच्छी स्टडी हुई थी, इस पर बड़ी स्टडी हुई, और उसके बाद उन्होंने देखा कि फेविपिरावीर खास तौर से उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित नहीं है। तो जो ये माइल्ड और मॉडरेट वाली कैटेगरी है, जहाँ लक्षण है, तेज बुखार भी है, सांस लेने में थोड़ी हल्की फुल्की दिक्कत है या नहीं है, या तेज बुखार है, खांसी जुकाम है, ज़्यादा है, तो इस कैटेगरी में ये दवा ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो ये खास तौर से मुंह से खाने वाली गोली है, और अब डॉक्टर्स भी इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। भारत में भी इसका ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन ट्रायल बेसिस पर ही इसको अप्रूव कर दिया गया है, क्योंकि खास तौर से कुछ ऐसी कंट्रीज में ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। रशिया के अस्पतालों में इस दवा को सप्लाई किया जा रहा है और वहाँ पर इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। और इसी तरह से चाइना, जापान में भी इस दवा का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दवा जो है वो काफ़ी यूज़ हो रही है ऑलरेडी, और भारत में भी अब अस्पतालों में इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ये लगभग 15 दिन की दवा होती है, 14-15 दिन की दवा का कोर्स है जो कि व्यक्ति को दिया जाता है, खाने की गोली है, सुबह शाम खाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यही है कि इससे देखा गया है कि लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। जहाँ 10 दिन लग रहे थे ठीक होने में, वहाँ 4-5 दिन में ही लोग ठीक हो रहे हैं। और ख़ास तौर से ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, यानी कि वायरस जो तेज़ी से शरीर में जाके बढ़ता है उसको ये रोकता है। तो काफ़ी हद तक देखा गया है कि ये दवा अच्छी है, इसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा नहीं है। तो इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी व्यापक तौर पे अब होना शुरू हो गया है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती दवा है। और ग्लेनमार्क, लेकिन जो भी दवाइयाँ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, सबसे ज़रूरी बात याद रखने की आपके लिए जो है वो ये है कि कोई भी दवा आपको अपने आप नहीं खानी है, ना अपने आप से आपको खरीदनी है। ये दवाइयाँ आपको डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि देखिए इन सब दवाइयों के साथ ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है, उसको पहले से कौन सी बीमारियाँ रही हैं, कौन सी दवा वो पहले से खा रहा था, क्या ये दवा इस व्यक्ति के लिए ठीक होगी या नहीं होगी। ये सारा निर्णय आपको डॉक्टर पर ही छोड़ना है, और खुद से किसी को भी दवा खरीद करके अपने आप नहीं खाना है। केवल यहाँ पर जो हम आपको नाम बता रहे हैं, जो बातें आपको दवाइयों के बारे में बता रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि कोरोना वायरस संक्रमण जो है उसके लिए अब हमारे पास दवाइयाँ हैं। तो अगर कोई पीड़ित होता है तो वो घबराए नहीं, पैनिक नहीं करे। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी लड़ाई जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, ये आप तक पहुँचाने के लिए मैसेज यही है आपके लिए। लेकिन दवाइयाँ आपको अपने आप से खरीद करके नहीं खानी है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रतीक श्रीवास्तव हैं, लाडला मलिक जुड़ गए हैं हमारे साथ, और मनोज सिंह शास्त्री भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और देखिए वो पूछ रहे हैं कि घर में रहकर कौन कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी ये जो दवाइयों के नाम मैंने लिए, ये आपको घर पर अपने आप से नहीं खानी है। तो घर पर अगर आप रह के खा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि घर पे आप विटामिन सी खाइए। तो विटामिन सी की गोलियाँ मार्केट से मिल जाएंगी। खट्टे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अगर आप खाएंगे तो आंवला, च्यवनप्राश, इन सब से भी आपको विटामिन सी मिलेगा।
पर अगर आप ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो आप विटामिन सी की गोली खरीद कर खा सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई मल्टीविटामिन खाना चाहिए, खास तौर से जिसमें जिंक हो, क्योंकि वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो वो भी आप घर पर खा सकते हैं। उसके अलावा विटामिन डी ज़रूर खाना चाहिए, खास तौर से क्योंकि एक तो हम लोग इतना धूप में बैठते नहीं हैं कि सामान्य रूप से विटामिन डी बन पाए, और अगर व्यापक तौर पे देखा जाए भारत में, तो भारत में बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी है। ज़्यादातर जिन लोगों के हम टेस्ट कराते हैं उनमें नेगेटिव ही निकलता है। तो आसानी से विटामिन डी की गोलियों का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ करके ही करेंगे, अपने आप नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप घर में अपने आप से खा सकते हैं, क्योंकि ये सब इम्यूनिटी बूस्टर हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हैं। तो ये इनका सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई दवा अभी फिलहाल नहीं है विश्व में कि जिसको हम ये बोलें कि ये गोली खाने से हमें ये बीमारी नहीं होगी, यानी कि ये गोली अगर हम खाएंगे तो हमें कोरोना वायरस संक्रमण नहीं होगा। ऐसी कोई दवा अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हमारे पास इस तरह की दवाइयां हैं कि हम वो खिला दें तो फिर भी, खास तौर से अगर मलेरिया की बात करें तो हमारे पास मलेरिया और इस तरह की और भी बीमारियां हैं जिनके लिए हमारे पास दवाइयां हैं कि अगर व्यक्ति खा ले तो फिर उसके बाद उसे वो बीमारी नहीं होगी। लेकिन कोरोना के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है। केवल जो दवाइयां हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और स्ट्रांग कर सकती हैं। तो वो ज़रूर खाइए, उनको खाइए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाए। लेकिन बाकी जो दवाइयों की हम बात कर रहे हैं वो अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा देने वाली दवाइयाँ हैं, आपको अपने आप उनका सेवन नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कुणाल किशोर वर्मा और मंजीत सिंह और प्रकाश रॉ, वो नेपाल से हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद मूलचंद राजपूत हमसे जुड़े हुए हैं, नवाब खान, और यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भारत ने जो दवा बनाई है क्या अभी कोई दवा नहीं ले। देखिए, जो दवाइयाँ भारत में भी बन रही हैं, जो कंपनीज भारत में भी दवाइयाँ बना रही हैं, वो भी डॉक्टर के द्वारा ही दी जाएंगी, आपको अपने आप से नहीं लेनी है। बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाँ, हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ अब आ चुकी हैं जिनसे कि अगर कोई कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति है तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर कुणाल किशोर वर्मा हैं, शुक्रिया आपके मैसेज के लिए भी, और संदीप पुजानी हैं, वो कह रहे हैं दवा की बजाय कुछ अन्य विकल्प है क्या। देखिए संदीप जी, अब खास तौर से जब कोई पीड़ित हो जाता है तो बहुत सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। बुखार है तो क्रोसिन की गोली दी जाएगी, खांसी है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा, सांस लेने की दिक्कत हो रही है तो नेबुलाइजेशन दिया जाएगा, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। और साथ ही में ये भी किया जाता है कि जो दवाइयाँ हमारे पास आ गई हैं, जैसे रेमडेसिविर है, ये एक दवा है जो कि भारत में अब 3 कंपनियां बना रही हैं, सिप्ला बना रही है, हेट्रो लैब्स बना रही है, माइलन कंपनी बना रही है। ये खास तौर से उन लोगों में इस्तेमाल की जा रही है जो गंभीर रूप से संक्रमित हैं, जो कि वेंटिलेटर थेरेपी पर हैं या ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं, जिनकी हालत काफ़ी बिगड़ रही है। उन लोगों में ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इससे वो लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। तो इसलिए इन दवाइयों को वहां पर ही प्रयोग किया जा रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई इस तरह की परेशानी होती है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी बहुत दिया जाता है, यानी कि जैसे जैसे उसको लक्षण होते हैं उसके हिसाब से भी दवाइयां दी जाती हैं। फिलहाल अभी हमारे पास दवाइयों से भी अच्छा कारगर तरीका, जो आपने पूछा कि दवाइयों के अलावा भी कोई और तरीका है, तो वो है मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना और अपने हाथों की हाइजीन का ध्यान रखना। तो इस वक्त इसी को सोशल वैक्सीन माना जा रहा है। तो यही तरीके हैं, बस क्योंकि तरीके बहुत सिंपल हैं और सुनने में आसान लगते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ये करने से क्या फ़ायदा होगा, और हर कोई जो है कॉम्प्लिकेटेड तरीका ढूंढता रहता है। अगर ये बताया जाता कि ये इतना मुश्किल तरीका है, इसको ऐसे करेंगे तब लोग करते हैं कि ये तो ज़रूर कारगर होगा क्योंकि इतनी मुश्किल से हो रहा है। लेकिन जब कोई आसान तरीका होता है तब हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमें नहीं बचा पाएगा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसान तरीके भी हमें सुरक्षित रखते हैं। तो जो आसान सा तरीका बताया जाता है, मास्क का, सामाजिक दूरी का, हैंड हाइजीन का, इनका खास तौर से ध्यान रखिए। इसके बाद
यहाँ पर महताब मिद्या पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या कोई दवा खिलानी चाहिए जिससे कि उन्हें कोविड ना हो। देखिए, कोई दवा ऐसी नहीं है, लेकिन आप बच्चों के इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उनको हैंड हाइजीन सिखाइए कि किस तरह से हाथ धोना ज़रूरी है, कब कब हाथ धोना ज़रूरी है। उन्हें बच्चों को वो बातें सिखाइए। और बच्चों के इम्यूनिटी लेवल के लिए बच्चों को खास तौर से जंक फूड से दूर रखिए। उन्हें फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाना सिखाइए। आंवला खिलाइए, बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए। आप बच्चों को विटामिन सी की गोली खिला सकते हैं। उम्र के हिसाब से सिरप भी आता है, गोलियां भी आती हैं, तो वो आप बच्चों को दे सकते हैं। उससे बच्चों को फ़ायदा होगा। और बच्चों को कैल्शियम वगैरह दे सकते हैं, उससे भी बच्चों की हाइट भी अच्छी होती है, उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और इम्यूनिटी लेवल भी स्ट्रांग होता है। तो वो भी एक चीज़ है जो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि उनकी डाइट अच्छी हो, क्योंकि बच्चे आजकल के खास तौर से बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ों का सेवन बहुत करते हैं। तो ये कट डाउन करना और इनसे बच्चों को थोड़ा दूर रखना ज़रूरी है। कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा यही सब पे निर्भर हो गए हैं और सारा दिन उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए, वो खतरनाक है और वो इम्यूनिटी लेवल को डाउन करता है। इसके बाद यहाँ पर है राजू अंसारी और हमारे साथ देवी सिंह राजपुरोहित हैं और यहाँ पर स्वामीनाथ सिंह हैं। प्रीति कुमारी वर्मा भी जुड़ गई हैं। वो पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कब तक आएगी। अतीक अहमद भी वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं। संजय सोनी और अशोक शर्मा। इसके बाद यहाँ पर नीरज मिश्रा है। यहाँ पर उसके अलावा काढ़ा पिला सकते हैं क्या? बिल्कुल ज़रूर काढ़ा पिलाइए और उसमें कोई नुकसान नहीं है। वो सब अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, अच्छे अदरक, लहसुन, ये सभी चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इनका हम लोग खाने में प्रयोग करते आए हैं इतने समय से और तरह तरह से इन चीज़ों का प्रयोग होता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन करिए। ये सब हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। तो ज़रूर आप सभी लोगों को इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और इधर हमारे साथ हैं वैक्सीन कब तक आएगी पूछ रहे हैं। देखिए, वैक्सीन का फिलहाल साल के अंत तक ही उम्मीद दिख रही है। अभी ICMR ने भी खास तौर से ये बात बोली है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि एक दिन का भी विलम्ब नहीं हो और जो ट्रायल्स हैं उन्हें समय से पूरा किया जा सके। तो लगातार भारत में भी इस वक्त जो 2 वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, एक सिप्ला की कॉन्वेक्सिन और दूसरा जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी, दोनों का ही मानवीय परीक्षण शुरू हो चुका है भारत में। तो लगातार प्रयास हो रहा है और ICMR ने भी यही बोला है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरह से अभी मानवीय परीक्षण शुरू हो गए, इससे खास तौर से लग रहा है कि साल के अंत तक हम लोग ये खुशखबरी सुन पाएंगे कि वैक्सीन आ गई है। इधर इसके बाद शुभम गोल्डन भी दवाइयों के नाम पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो फेविफ्लू है जो कि फेविपिरावीर है। उसके अलावा रेमडेसिविर है जो कि जिस दवा का गंभीर रूप से पीड़ित लोगों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डेक्सामीथासोन, ये भी एक ऐसी दवा है जो कि वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन थेरेपी पे जो लोग होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एक तरह का स्टेरॉइड है। और हम पहले भी फेफड़ों की बीमारियों में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में, उसके अलावा एलर्जिक कंडीशंस वगैरह में इस दवा का लगातार इस्तेमाल पहले से करते आए हैं। तो ये भी एक दवा है जिसको अब कोरोना से संक्रमित लोगों में दिया जाता है। उसके अलावा कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हैं जो कि खास तौर से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि इटैलिजुमैब है जो कि पहले सोरियासिस के मरीजों में जिसका इस्तेमाल होता था खास तौर से, वो भी अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा टॉस्लीजुमैब है, ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। ये भी पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ही इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इंजेक्शन जो है गंभीर रूप से संक्रमित लोगों में दिया जा रहा है जो ICU में भर्ती होते हैं और उनमें भी इससे अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो खास तौर से ये कुछ दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। और इधर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जबकि WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ऊपर जो सॉलिडारिटी ट्रायल चल रहा था वो बंद कर दिया है। कुछ कंट्रीज ने भी, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। और वहीं जहां ट्रंप लगातार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात कर रहे थे, तो वहीं अमेरिका के FDA ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को जो है, शुभम एक मिनट लेना,
अटेंड कर लो। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उन्होंने भी खास तौर से वहाँ पर नकार दिया है, वो भी वहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं। और भारत में जो स्टडीज़ हुई हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर, वो उन्होंने अच्छे नतीजे दिए हैं। इसलिए यहाँ पर लगातार अभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल हो रहा है। और जो माइल्ड मॉडरेट केसेस हैं उनमें ये डॉक्टर की निगरानी में दी जा रही है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से भी भारत में देखा गया है कि अच्छे नतीजे सामने आए हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल भारत में हो रहा है। इधर हमारे साथ पायल गुप्ता है और वो भी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं या नहीं पूछ रहे हैं। ज़रूर पीजिए, मैं बोलती हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर इसका सेवन करिए। अभी मौसम भी ऐसा है, बरसात का मौसम है और सर्दी गर्मी लगातार होती रहती है, कभी गर्मी है कभी बारिश हो रही है। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं और इनका सेवन हमें करना चाहिए। बच्चों को भी दे सकते हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग बना के बच्चों को मत दीजिए, लेकिन थोड़ा लाइट बना करके आप बच्चों को भी इसका सेवन करवा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए शुभम गोल्डन यही बात बोल रहे हैं जो मैं भी आपको बोल रही थी, वही उन्होंने लिख करके भी भेजा है कि ज़्यादा काढ़ा पीने से गले में छाले हो गए, क्या करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग काढ़ा नहीं बनाइए, उसे बहुत गरम गरम नहीं पीजिए, ऐसे इतना गर्म पीजिए जो कि आपका गला ना जलाए और आपको पीने में दिक्कत नहीं हो। तो कोशिश करिए ऐसे करने की। अब क्योंकि आपका गला थोड़ा जल ही चुका है, तो ऐसे में अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ी ठंडी चीज़ों का सेवन करें, यानी कि बिल्कुल ठंडी चिल्ड नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठंडी चीज़ों का पिएं। तो उससे जो आपके अंदर त्वचा में जो जलन हो गई है, जो जल गई है वहाँ से, वो धीरे धीरे हील हो जाएगी। तो उससे आपको आराम आएगा। उसके अलावा आप दही है, दूध है, इन चीज़ों का भी सेवन अगर करेंगे तो उससे थोड़ी सी जल्दी हीलिंग हो जाएगी आपकी। इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद सलीम, रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है क्या, और सितंबर तक यह वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी क्या? ये बात तो वो रूस की वैक्सीन के ऊपर पूछ रहे हैं। देखिए रूस की वैक्सीन के बारे में गलत धारणा सामने आ गई थी, इस तरह की बात सामने आ गई थी कि वैक्सीन जो है उसका मानवीय परीक्षण पूरा हो गया है और अब ये बस मार्केट में आ जाएगी। लेकिन ये गलत जो खबरें थी वो प्रिंट में वहाँ से सामने आई, लेकिन बाद में इसका स्पष्टीकरण भी हुआ और तब ये बात सामने आई कि अभी मानवीय परीक्षण रूस की वैक्सीन का पूरा नहीं हुआ है, केवल फेज 1 ट्रायल उनका पूरा हुआ है, जिसमें उन्होंने लगभग 80-85 लोगों पर ये टेस्ट करके देखा था वैक्सीन का और वहाँ से सफल परीक्षण हुआ है। तो अब क्योंकि पहला फेज उनका अच्छा हो गया है, इसलिए अब वो फेज 2 और फेज 3 करेंगे और इसलिए इतनी जल्दी ये वैक्सीन सामने नहीं आएगी। वही साल के अंत तक ही मान के चलिए कि इनका भी कहना है कि अगस्त सितंबर तक इनके मानवीय परीक्षण पूरे होंगे और तब जाकर के अगर वो सब अच्छा रहता है और अगर ट्रायल्स में रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं, सक्सेसफुल होता है, तब ये प्रोडक्शन में जाएगी। तो इस तरह की रूस के ऊपर गलत खबर पहले आ गई थी, लेकिन बाद में उसके बाद अब उसकी सही खबर आ गई है। इधर यहाँ पर देवी सिंह हैं, वो शुक्रिया बोल रहे हैं और आप सबका भी जो यहाँ पर जुड़ते हैं। और अशोक गुर्जर पूछ रहे हैं कि सोरियासिस के मरीजों को ज़्यादा खतरा तो नहीं है। देखिए सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो शरीर के ही त्वचा पर अटैक करने लगती है और इस वजह से ये बीमारी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे लोगों में रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती जैसे कि सामान्य व्यक्ति की होती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ज़्यादा और एहतियात बरतने की आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद अबू बाकर शेख पूछ रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए कोई दवा है या नहीं। देखिए ये सभी दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल की जा रही हैं और वहाँ पर इन सब चीज़ों की कोई मूल्य नहीं लिया जाता है। तो जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो सरकार इस वक्त इलाज कर रही है। सभी लोगों का आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी लोगों का इलाज किया जा रहा है और वहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है इन चीज़ों का। तो जो भी दवाइयाँ अब आई हैं वो सभी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और इसीलिए लगातार गवर्नमेंट भी, प्रशासन भी ये प्रयास कर रही है ड्रग कंपनीज के साथ कि जो भी दवाइयाँ आए उनका मूल्य ज़्यादा ना हो, उनका मूल्य कम हो, ताकि लोग आसानी से उनका सेवन कर सकें। और ये दवाइयाँ अभी उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ग्रसित हो चुके हैं। तो अभी
फिलहाल कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो आपको कोरोना के इन्फेक्शन से बचा सके, तो इसलिए परेशान नहीं होइए। जो दवाइयाँ फिलहाल हैं उनको सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स सभी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाएंगे तो ही इन दवाइयों का उपयोग हो सकेगा, गवर्नमेंट में भी हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति, उसकी चाहे गरीब हो, अमीर हो, कहीं भी हो, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इन सभी दवाइयों का उनको फायदा होगा। इसके बाद यहाँ पर रोहन सोनी है और वो इवरमेक्टिन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, इवरमेक्टिन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस दवा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है अभी, लेकिन और स्टडीज़ का इंतज़ार भी है और भारत में भी इवरमेक्टिन के ऊपर स्टडी चल रही है। ये एक ऐसी दवा है जो बाकी श्रोता को बता देते हैं जिन्हें पता नहीं होगा, जो कि कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल की गई है। पहले शरीर में हम लोग इसको जब इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब कुछ जगह स्टडीज़ हुई थी खासतौर से, और ये देखा गया था कि ये दवा जो है इस तरह से कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति में मदद कर रही है। तो भारत में भी इवरमेक्टिन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसमें और ज़्यादा अभी स्टडीज़ की ज़रूरत है जिनका इंतज़ार है, ताकि और व्यापक रूप से इवरमेक्टिन का इस्तेमाल हो सके। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर शंकर शाह हैं और वशीकरण उपाय जुड़े हैं हमारे साथ। भूपेंद्र सोनी भी जुड़ गए हैं यहाँ पर, और इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर है नीरज मिश्रा। वो कह रहे हैं योग करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात बोली है आपने, योग ज़रूर करना चाहिए। और कोई भी तरह की एक्सरसाइज आप करें, चाहे मेडिटेशन करें, योग करें, जुम्बा एक्सरसाइजेज आजकल लोग वीडियो पे देख देख के करते हैं, या जो भी मैट एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती हैं। तो ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने शरीर को हिलाना, एक्सरसाइज करना एक बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल से डेली रूटीन का हिस्सा सभी का होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को मैं कहूँगी कि ज़रूर करिए। और उसके बाद निशा दुग्गल पूछ रही कि दोबारा हो सकता है ठीक होने पर कोरोना। जी हाँ, बिल्कुल। अभी न्यूज़ 24 के द्वारा हमने आपको भी ये जानकारियाँ दी थी, और लगातार न्यूज़ 24 के जो वीडियोज़ होते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो न्यूज़ 24 लगातार आप तक वो सभी जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश करता है, जिससे कि आपकी लड़ाई जो है वो और सक्षम हो, सशक्त हो। ऐसे में खासतौर से अभी एक स्टडी लंदन में हुई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं उनमें 3 महीने तक एंटीबॉडीज जो हैं वो धीरे धीरे होती हैं और धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और लगभग 3 महीने के बाद उन्होंने बोला है कि केवल 17% लोगों में ही एंटीबॉडीज रह जाती हैं और बाकी सबकी वो शरीर से धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसलिए दोबारा संक्रमण होने की संभावनाएं हैं, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अब हमें कोरोना दोबारा नहीं हो सकता, या अब हम बिल्कुल वैसे नॉर्मल की तरह से जी सकते हैं जैसे कि पहले था। तो ऐसा नहीं है, आपको फिर भी लगातार सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होगा। इधर हमारे साथ मोहम्मद सलीम है और केशव शर्मा है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में रिकवरी रेट 80% है, मान लिया जाए कि इतना ताकतवर है जितना ये ख़त्म हो रहा है। देखिए, अभी ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये खत्म हो रहा है, क्योंकि WHO लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा है कि अभी इससे और बुरा समय सामने आने वाला है, और उन्होंने लगातार बोला है कि ये बिल्कुल भी नहीं मानना है कि कोरोना वायरस जो है वो कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अब विश्व में कितना 1,34,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में अब एक दिन में 60,000 70,000 मामले सामने आ रहे हैं। इधर भारत में भी आप देख रहे हैं कि अभी 30,000 मामले सामने आए हैं, तो भारत में भी लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। उधर आप ब्राजील की बात करिए तो वहां भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। तो अभी ये तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि वायरस जो है वो कमजोर पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों की जो इम्यूनिटी लेवल है, हम लोगों का जो इम्यूनिटी लेवल है, वो जरूर ऐसा देखा गया है कि अमेरिका, ब्राजील इन देशों से बेहतर है, और इस वजह से यहाँ पर रिकवरी रेट अच्छा है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अब इसके पीछे भी क्या क्या कारण है, जैसे BCG का वैक्सीन है, या मीजल्स की जो वैक्सीन पहले लगी हुई है लोगों को, या जो हमारे खान पान का तरीका है जिसमें हम लोग पहले से जड़ी बूटियों का सेवन करते आए हैं, अदरक, लहसुन, और हमारा खाने में हल्दी और इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से भारतीयों का इम्यूनिटी लेवल जो है विश्व के बाकी लोगों से बेहतर माना जा रहा है। लेकिन अभी इसके ऊपर भी शोध चल रहा है कि क्या कारण है जिसकी वजह से भारत में लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, हमारा रिकवरी लेवल अच्छा है।
और यही एक अच्छी उम्मीद की किरण है कि भारत में रिकवरी लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, अब बल्कि गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो पीड़ित लोग इस वक्त भारत में कम है और ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है, जबकि 9 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं भारत में भी, और रोज़ नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन लोग उतने गंभीर रूप से पीड़ित नहीं हैं जैसे कि अमेरिका या ब्राज़ील की बात करें, जहां मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए और संतुष्टिजनक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग लापरवाही करें या हम लोग ये सोचें कि हो जाने देते हैं, एक बार कोरोना हो गया तो फिर ठीक है, उसके बाद कोई चिंता की बात ही नहीं है, हो गया अब तो कोरोना। तो ये बिल्कुल नहीं सोचिए, क्योंकि अब जो यूके की स्टडी है उसने भी खास तौर से ये बात बोली है कि जो व्यक्ति एक बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगा, वो जब दोबारा संक्रमित होगा तो उसकी हालत जो है ज़्यादा गंभीर होगी, पहले जैसी नहीं होगी, उससे ज़्यादा गंभीर होगी। तो ये रिस्क नहीं लीजिए और ये तरीका मत अपनाइए कि एक बार कोरोना हो जाए फिर देखा जाएगा। तो अभी भी आपका सुरक्षित रहना ज़रूरी है और जो भी एहतियात हैं उनको बरतना ज़रूरी है। इसके बाद संजय भारती, गब्बर पटेल और कालूराम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या हवा से फैलता है कोरोना। तो देखिए, हवा से मैंने आपको पहले भी बताया है और दोबारा जो है इस बात को क्लियर कर लेते हैं। हवा से जो फैल रहा है कोरोना, उसका मतलब यह है कि अगर आप बंद जगह पर हैं जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, जहां ज़्यादा लोग हैं और अगर वहां कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, तो ऐसे में आपको कोरोना के संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर क्लोज्ड स्पेस में हवा में घूमता रहता है और दूसरे लोगों को संक्रमित करता रहता है। लेकिन अगर आप खुले में हैं, अगर आप पार्क जा रहे हैं, अपने घर की बैल्कनी में खड़े हुए हैं या टेरेस पर हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसे सड़क पर साइकिलिंग कर रहे हैं या पैदल चल के जा रहे हैं, तो उड़ करके कोरोना नहीं आएगा। ऐसे हवा में इस तरह से कोरोना नहीं है कि खड़े खड़े वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण हो जाएगा। लेकिन जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में अगर आप ज्यादा देर रहते हैं और कहीं बंद जगह पर हैं जहां वहां वो वातावरण में रहता है, तो उसके लिए एयरबॉर्न बोला गया है कि वहां ये हवा में रहता है और दूसरों को संक्रमित करता है। तो दोनों चीजों में अंतर है जो आपके लिए समझना जरूरी है, कि इसीलिए आपके लिए भीड़ वाली जगह से बचना जरूरी है, जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं है। अगर आपके ऑफिस में इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां 20-25 लोग हैं और कमरा बंद है और वहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं, तो ऐसे में संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह के आयोजन से, इस तरह के जो भी किसी भी तरह की कोई मीटिंग होती है या कहीं भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई समारोह हो रहा है या कोई आयोजन हो रहा है, तो उन सब से आपको बचना ज़रूरी है। उन सब वहाँ ना जाएं और ताकि आप सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे विवेक त्रिपाठी भी हैं, नीरज मिश्रा और संदीप आनंद भी जुड़ गए हैं हमसे आज यहाँ पर, और विजय श्रीवास्तव, नीरज पटेल। वो पूछ रहे हैं कि सर्दी हुई है तो क्या करें। और इधर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए यादव, देखिए अभी काढ़े की तो हम बात कर ही चुके हैं, तो अगर आपको सर्दी हो रही है तो उसको पीजिए। उसके अलावा अगर बुखार वगैरह है तो आप क्रोसिन की गोली वगैरह ले सकते हैं, स्टीम लीजिए। आपको सुरक्षित रखेंगी। आप डॉक्टर से पूछकर एक एंटी एलर्जिक भी ले सकते हैं, उससे भी सर्दी में काफ़ी आराम आता है। छोटी सी गोली होती है तो उसका सेवन भी आप